नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएम में स्वागत है। 71 बीपीएससी प्रीलिम और 72 के भी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बिहार स्पेशल का अगला वीडियो होगा, जिसमें बिहार के जलवायु और मिट्टी को हम लोग पढ़ेंगे। कंटेंट काफ़ी बेस्ट आपको मिल रहा है इस चैनल पर, तो कृपया रेगुलर रहिए और पढ़िए भी। ये 72 बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम डिटेल में शुरू हो रहा है। इससे पहले इतने बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग मैंने कभी भी नहीं करवाया। पिछले 2-3 सालों से मैं करवा रहा हूं, लेकिन मुझे भी पता है कि मैं इसमें क्या क्या करने वाला हूं। बहुत कुछ आपको मिलेगा, एक बार जुड़ेंगे उसके पश्चात आपको अंदाज़ा लगेगा। 71 का जब पीटी हो जाएगा तब जो 71 के लिए आंसर राइटिंग शुरू होगा उसमें भी बिल्कुल नए तरीके से, फ्रेश तरीके से करवाएंगे, उस लेवल का जो आज तक बीपीएससी में किसी ने भी नहीं करवाया होगा। तो जुड़िएगा ज़रूर, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है मेरे टेलीग्राम का, या मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए आप, तो वहाँ पर आपको ऐड कर दूंगा मैं। जलवायु और मृदा पढ़ेंगे। सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं मास्टर साहब, तो सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। 68वीं, 66वीं, 64वीं, 63वीं, सभी बीपीएससी में 63वीं सभी बीपीएससी में सवाल पूछा जाता है। 69th में भी एक सवाल यहाँ से पूछा गया था जो इनडायरेक्टली पूछा गया था, डायरेक्टली नहीं पूछा गया था। तो यानी कि यहाँ से सवाल तो पूछे ही जाते हैं और आपको पढ़ के भी जाना चाहिए। बिहार स्पेशल में किस किस को पढ़ना होता है डिटेल में, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तीसरा थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर, बजट और सर्वे। ये अगर आपने बिहार स्पेशल में कर लिया है तो 95% सवाल इसी में से आते हैं, इसके इतर नहीं सवाल पूछा जाएगा। मैंने 60 दिन बचे हैं, 65 दिन करीब में, उसमें क्या क्या करें। सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करना शुरू कर दें, मनाएं देवता को, मन्नतें मांग लें, भगवान को बोलें कि हम पास हो गए, तो इस बार डायरेक्ट काशी विश्वनाथ आएंगे, यहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे। कृपया पढ़ाई करें और रिवीजन पर फोकस करें। 60 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैं बना दूंगा वीडियो, लेकिन अच्छा होगा कि जो इस रिदम में आप पढ़ रहे हैं उसी रिदम को कंटिन्यू कीजिए, कुछ भी अलग नहीं करना होता है। जो कुछ विशेष सब्जेक्ट हैं 2-3, उस पर विशेष फोकस रखना पड़ता है। शुरू कर लेते हैं, पढ़ते हैं एक एक चीज़ को डिटेल में, और ध्यान से सुनिएगा। मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा और आपको याद भी हो जाएगा। किसी भी स्थान के वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति जलवायु होती है, और शॉर्ट टर्म की स्थिति जो होती है इसको मौसम कहा जाता है। मौसम रोज़ बदल सकता है, 1 घंटे में 2 मौसम हो सकते हैं, लेकिन जलवायु लॉन्ग टर्म की होती है। जलवायु लॉन्ग टर्म की होती है, काफ़ी लंबी अवधि में उसमें छोटे और थोड़े बहुत परिवर्तन देखे जाते हैं। वो गाना सुना होगा ना, मौसम की तरह बदल ना जाना वाला एक कोई गाना है, अभी मेरे जवान पर नहीं आ रहा है, तो वो यही है। मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, वहीं पर जलवायु स्थिर रहता है ना। तो बिहार की जलवायु में भी अन्य राज्यों की तरह क्षेत्रीय विविधता देखी जाती है। यहाँ पर रीजनल रूप से आपको अलग अलग दिख सकता है जलवायु। एक ही समय बिहार के कुछ क्षेत्र जल प्लावित रहते हैं। अपना बिहार आयताकार है, ये बीच में गंगा जी बह रही हैं, ये पूरा बाढ़ वाला एरिया रहता है, तो यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर प्रचंड गर्मी पड़ रही होती है, यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही होती है। तो बिहार जो है इसमें इस तरह के मौसम देखे जाते हैं। जलवायु किस प्रकार का है, तो बिहार मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी कि विशेष मौसम में, वर्ष के विशेष मौसम में, वर्ष के विशेष मंथ में, से ध्यान से सुनिएगा, मुझे शौक थोड़ी 2-2 बार बोलना है एक ही लाइन को, अलग अलग शब्द जोड़ जोड़ कर। विशेष मौसम में, विशेष अवधि में, विशेष मंथ में यहाँ पर वर्षा होती है, उसी को मानसूनी प्रकार कहा जाता है। यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। इसके पूर्वी भाग में आर्द्रता और पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। यही स्टेटमेंट मैं आपको बिहार स्पेशल में बना करके दे दूं तो आपको फिर थोड़ा सा मध्यम सा, धीमा धीमा सा बुखार आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गया। बहुत ही साधारण सा है, लेकिन बिहार स्पेशल में भी ये स्टेटमेंट वाले सवाल बनाए जा सकते हैं। ओके, अब अगला लाइन है जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया, बच्चे केवल इसी को रटते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार के उत्तरी भाग को CWG और दक्षिणी भाग को AW कहा गया है। कोपेन एक भाई साहब हुए हैं, ज्योग्राफी के बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने बोला कि चलो दुनिया भर के जलवायु का वर्गीकरण करते हैं। कैसे वर्गीकरण करेंगे, तो ऐसे वर्गीकरण करेंगे। अर्ध शुष्क, तो उन्होंने बोला कि अर्ध शुष्क को मैं कहूँगा A, ठीक है।
उन्होंने बोला कि यहाँ पर वर्षा बहुत होती है, इसको बोलेंगे डब्लू। अब इन दोनों को मिला दो, इसको बोलो AW। अर्ध शुष्क वाला ऐसा जगह जहाँ पर वर्ष विशेष में विशेष मंथ में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कोई और जगह हो, ये उसको AW नाम दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब आप इसकी जगह पर नाम दे दीजिए कुछ और। आपका नाम है चिंटू, तो अर्ध शुष्क जगह को मैं बोलूँगा चिंटू। ठीक है, और वहाँ पर वर्षा भी होती है साल के विशेष मौसम में, तो उसको मैं बोल दूंगा वर्षा। तो चिंटू वर्षा नामक एक जगह हो जाएगा, चिंटू वर्षा नामक एक जगह हो जाएगा। ये आपका वर्गीकरण हो जाएगा। इसी को कोपेन का वर्गीकरण कहा जाता है, जहाँ पर कोपेन ने क्या किया कि किस प्रकार का वहाँ पर जलवायु है, मौसम है, उसके आधार पर उसने क्या किया, वर्गीकरण किया जलवायु का। कि भाई अगर शुष्क जलवायु है तो उसको मैं किसी एक शब्द से डिनोट कर लूँगा, और जैसे कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल W स्मॉल w, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जीवन भर रटते आए होंगे CWG AW, क्लास में मास्टर साहब ने यही रटवाया होगा, आज पहली बार शायद समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, जलवायु का वर्गीकरण है। जलवायु जिस प्रकार के पाए जाते हैं उसको इंग्लिश के एक अल्फ़ाबेट के द्वारा दिखा दिया गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। बिहार की जलवायु को हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता जैसे कारक प्रभावित करते हैं। सवाल बनाया गया है, सवाल बनाया जाएगा, बिहार की जलवायु को निम्न में से कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 स्टेटमेंट दे दिया और ऑप्शन बना दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस प्रकार का ऑप्शन बना दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये सारे फैक्टर बिहार की जलवायु को इम्पैक्ट डालते हैं। बिहार मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, तो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी भाई, तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु मुख्य रूप से पाया जाता है। ग्रीष्म होता है सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इसमें तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, या मई का महीना सर्वाधिक गर्म होता है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा गर्म महीना मई का ही होता है, उसी प्रकार से होता है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, छोटे थोड़े बहुत उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, ये तेज़ आंधी तूफान वाला बारिश करवाते हैं, जिसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अभी भी आया होगा, कुछ दिन पहले खूब आंधी तूफान आया था भाई, तो नॉर्वेस्टर उसी को कहा जाता है। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गया है। और सबसे ठंडा स्थान भी यही वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यही है वो गया, जहाँ पर सबसे ठंडा और सबसे गर्म दोनों है। पठारी प्रदेश है, तो इसीलिए गर्म ठंडा दोनों रहता है। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून से होता है, अभी हो गया होगा, लेकिन वर्षा इस बार कम हो रही है। यहाँ जुलाई एवं अगस्त में अत्यधिक वर्षा होती है। बिहार में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। 2023-24 का आप जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे उसमें डेटा डिफरेंट हो सकता है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर, तो ये बिहार बा में ये कौन सा जिला बा, तो किशनगंज बा, ये किशनगंज हो गया। तो सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होगी, और जैसे जैसे इधर आते जाएंगे यहाँ पर कम वर्षा होगी, यहाँ पर कम वर्षा होगी। किशनगंज जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर होती है। ये फिर से बिहार बनाते हैं, गंगा जी है, पटना यहाँ है, ये त्रिकोणीय भूखंड है, इसी पर सबसे कम वर्षा होती है। औरंगाबाद, उसके बाद से कौन सा भाई, उधर रोहतास, उसके बाद से और एक ज़िला है बीच में भूल गया मैं, जहानाबाद, ये सब जो जगह है यहाँ पर कम वर्षा होती है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक का मौसम शीत ऋतु रहता है। नवंबर से फरवरी तक का मौसम शीत ऋतु का रहता है। इस ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफान से झंझावाती वर्षा होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर के बिहार तक आते हैं। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। बिहार में शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है। औसत न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री C है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। ये बिहार की जलवायु है, जिसके बारे में आपको समझा दिया है मैंने। इसी में से सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बंधुओं, अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी को डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि जलवायु और मिट्टी में से सवाल बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाए बलथर मृदा किस ज़िले में पाया जाता है, तो फिर आप
भूल जाएंगे, सवाल गलत हो जाएगा आपका। बिहार सरकार की मैं जो पढ़ाता हूँ, अगर आपको समझने में किसी चीज़ को दिक्कत आती है या पढ़ाने के किसी तरीके में परिवर्तन करना है तो कृपया मुझे फीडबैक दें, बताएं, तब मैं कुछ परिवर्तन भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको भी कर लेंगे। कुछ सुधार करना है, कोई चीज़ दिक्कत आ रही है समझने में तो मुझे उसको बताएं, तब तो जाके मैं परिवर्तन करूँगा ना। आवाज़ क्लियर होती है कि नहीं, क्या वीडियो में कुछ दिक्कत आती है, कृपया मुझे ज़रूर ही बताएं। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक और संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है यहाँ की मिट्टी को। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा और दक्षिण के पठार की मृदा 3 भागों में बांटा गया है। सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा, गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ प्रकार की होती है। इस मिट्टी में अब्रक, लौह अयस्क, क्वार्ट्ज, फेल्सपार जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान में 3 प्रकार की मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कौन कौन सी मृदा भाई? दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, ये बिहार है। ये बिहार के नेपाल से लगने वाली सीमा के पतली सी सकरी सी पट्टी होती है जो तराई भाग कहलाता है। तराई भाग कहलाता है ये। यहाँ की मिट्टी बिहार की उत्तरी सीमा से लेकर पश्चिमी चंपारण की पहाड़ियों के साथ किशनगंज तक मात्र 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलता है। यानी कि सबसे पहले कहाँ पर, तो किशनगंज, फिर अररिया में आ जाइए, फिर ऊपर से चलते चलते कहाँ तक चले जाइए, पश्चिमी चंपारण तक। पश्चिमी चंपारण में इसका एंड हो जाएगा, वहाँ तक ये सारी मिट्टियाँ पाई जाती। इसका रंग हल्का पीला और भूरा होता है। इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकर, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है इसकी। खादर या नवीन जलोढ़, इससे ज़्यादा उर्वर मिट्टी पृथ्वी पर कोई भी नहीं होता है। सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया जिले के कोसी क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तारित पाया जाता है, क्योंकि हर वर्ष यहाँ पर मिट्टी गंगा जी नदियों के द्वारा लाए जाते हैं निक्षेप के रूप में और उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये मिट्टी बिल्कुल नई मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है इनमें, बहुत ज़्यादा उर्वर होती है, इतनी उर्वर कि साल में 4 फसलें यहाँ के किसान उपजा सकते हैं। यह मिट्टी काफ़ी उर्वर होती है, जिसमें धान, गेहूँ, जूट की खेती की जा सकती है। यह गहरे भूरे रंग की होती है। बाल सुंदरी मृदा या बांगर मृदा यह पुरानी जलोढ़ होती है। पुरानी का मतलब ऐसा नहीं 2 साल पुराना, पुराना का मतलब काफ़ी पहले ये नदियों द्वारा निक्षेप लाए गए थे, फिलहाल में ये पुराने हो गए हैं। 400, 500, 600, 1000 साल पहले की मिट्टी हो गई है। 1000 तो बहुत ज़्यादा हो गया। जिसमें चूने की मात्रा 300% से अधिक होती है। चूने की मात्रा 300% से अधिक होती है ये। इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय तथा रंग हल्का भूरा, गहरा भूरा या सफ़ेद होता है। ये किसका बात हो रहा है भाई? तो ये हो रहा है बांगर मृदा की बात हो रही है। बांगर मृदा की बात हो रही है। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिण भाग से शुरू होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर दक्षिणी भाग, समस्त सारण जिला और चंपारण के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। इसमें आम, लीची, केले के बागान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं भाई? क्योंकि उपजाऊ होता है ये फसल के लिए और पेड़ पौधों के लिए भी। इस क्षेत्र की मुख्य फसल है धान, गेहूं, मक्का, ईख, तंबाकू इत्यादि। सारे फसलें इसमें भी उपज सकते हैं आसानी से। जो जलोढ़ में उपजते हैं वो इसमें भी आसानी से उपजाए जा सकते हैं। वो दक्षिणी बिहार में भी उपजाए जा सकते हैं। फसल में कोई खास परिवर्तन नहीं आ जाता है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार है, वही गेहूँ, गन्ना, तंबाकू ये सब उत्तर बिहार में भी होते हैं, दक्षिणी बिहार में भी होते हैं ये। गंगा के दक्षिण मैदान की मृदा, गंगा के दक्षिण मैदान में 3 प्रकार की मिट्टियां प्रमुख रूप से मिलती हैं। कौन कौन सी भाई? तो ताल की मिट्टी पहली है कौन सी? तो ताल की मिट्टी है। पहली है कौन सी? तो ताल की मिट्टी है। यह मिट्टी गंगा के दक्षिण तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है, जो ताल के नाम से जानी जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? ताल की मिट्टी। लोकल भाषा में टाल भी कह देते हैं। यह महीन से मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी होती है, जो काफ़ी ज़्यादा उर्वर मानी जाती है। बहुत ज़्यादा उर्वरता होती है इसकी। यह मिट्टी रबी के फसलों के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। दालों का उत्पादन बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाता है। पुरानी जलोढ़ या करैल केवाल मिट्टी इसको कहा जाता है। इसके बारे में प्रीलिम एग्जाम में काफ़ी बार सवाल पूछा जा चुका है करैल केवाल मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी कहाँ पर? रोहतास, गया, वही जो पटना के बगल में तिकोन वाला जगह है वही है ये। कहाँ पर? तो रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर। इसको ज़रा ऐसे मैप बना लीजिए। ये हो गया और ये पूरा ही इलाका की बात कर रहे हैं हम लोग। इन सभी जगहों पर इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। यह गहरे पीले या भूरे रंग की होती है। इसमें जल ग्रहण की क्षमता काफ़ी अत्यधिक होती है। यहाँ पर वर्षा कम होती है। यहाँ की मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है।
करैल कैवाल मिट्टी की प्राकृत अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। बिहार के सभी भागों में अच्छी उर्वर मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए कृषि यहाँ पर इतनी आसानी से किया जा सकता है। अगली जो मिट्टी है वो बलथर मिट्टी है, गंगा के मैदान की दक्षिण सीमा पर है, जिस स्थान से छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये बीच में गंगा का मैदान है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया करैल कैवाल। अब इसके ठीक नीचे, बिहार के ठीक नीचे चले जाइए, झारखंड के साथ सीमा वाला एरिया, यहाँ पर पठारी प्रदेश है। यहाँ पर पठारी प्रदेश है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको ये बलथर मृदा देखने को मिल सकती है। बलथर मृदा में रेत कंकर की अत्यधिक मात्रा पाए जाते हैं। इसका रंग पीला और लाल होता है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, नेचर में अम्लीय होती है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें कुर्थी, अरहर, ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है। इन चीज़ों की खेती आसानी से इसमें की जा सकती है। बिहार के दक्षिण पठार की मृदा दो प्रकार की होती, लाल और पीढ़ी मृदा और लाल बालुका युक्त मृदा। दो मृदा दक्षिण के पठार जो हैं बिहार के, उसमें पाए जाते हैं। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन में एक भी सवाल यहाँ से छूटे ना। कृपया करके प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तब जाकर रिजल्ट आपके हाथ में लगेगा। रिजल्ट इतनी आसानी से नहीं मिलता है बंधुओं। इस मृदा का निर्माण अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से हुआ है। आपसे एकमात्र सवाल पूछा जाएगा, बिहार में कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण अग्नेय चट्टान तथा रूपांतरित चट्टानों के टूटने से हुआ है? कठिनतम सवाल हो जाएगा वहाँ पर आपके लिए। लाल और पीली मृदा जो है, जो पठारी प्रदेश की मृदा है बिहार में, बिहार के बिल्कुल सॉदर्न एरिया का है, वहाँ की मृदा जो है वो अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के टूटने के फलस्वरूप निर्मित हुई हैं। यह मुख्य रूप से बांका, नवादा, गया, दिमाग में दिखना चाहिए कि जिस जिला का नाम ले रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट जाना चाहिए। औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अभी जो ज़िले दिखाए थे मैंने, उसके बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र, झारखंड से लगने वाले जगह जो हैं उसमें पाए जाते हैं। लाल रंग इसमें लौह अयस्क की अधिकता के कारण से होता है। ये सवाल पूछा जा चुका है कितनी ही बार प्रीलिम एग्जाम। इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज अथवा दलहन तथा दलहन की खेती होती है। और दूसरी जो मृदा है, लाल बालुका युक्त मृदा है, ये मुख्य रूप से रोहतास और कैमूर जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में बालू की मात्रा अधिक होने के कारण से यह अनुपजाऊ होती है। इस मृदा में ज्वार, बाजरा जैसे छोटे छोटे अनाज हो सकते हैं, लेकिन कोई खास यहाँ पर इसके कारण से उत्पादन नहीं होता है। रोहतास में नहर प्रणालियों का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, इसके कारण से रोहतास में फसल काफ़ी सारे उपजते हैं। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ की मृदा को भौतिक रासायनिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, गंगा के दक्षिण मैदान की मृदा, दक्षिण पठार की मृदा। ये सारा रिवीजन हो रहा है आपका। यहाँ शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी होता है। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा को दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, खादर या नवीन जलोढ़, बाल सुंदरी मृदा में विभाजित किया गया है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है, जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है, जलोढ़ से आच्छादित है। इसको भी याद में रखिए। ये छोटा सा चैप्टर था जिसमें जलवायु और मिट्टी के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर MCQ हैं इसके, तो ज्योग्राफी के जितने MCQ होंगे ना बंधुओं, बिहार स्पेशल के इस किताब के, वो सारा MCQ मैं आपको एक ही साथ करवा दूंगा। तो सबसे बेस्ट वही रहेगा आपके लिए। तो एक ही वीडियो में सारा MCQ रिवाइज हो जाएगा, नहीं तो आपको सारा वीडियो खोल करके उसके MCQ करने पड़ेंगे। तो एक साथ हम लोग इसका MCQ कर लेंगे। कृपया इसको 2 बार देख लीजिएगा, जिससे आपका ये टॉपिक तैयार हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर छोटे से छोटे टॉपिक को इम्पॉर्टेंट मान करके चलना है। एक एक सवाल भी बिहार के एग्ज़ाम में, BPSC एग्जामिनेशन में अपनी भूमिका रखते हैं। एक सवाल के कारण बहुत सारे बच्चे छट भी जाते हैं और बहुत सारे बच्चों का बेड़ा पार भी हो जाता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।